क्लास गई रिकॉर्डिंग मोड से। लास्ट क्लास हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन? तो रेट क्या है? चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन of reactant or product with respect to the time, that will be called is the rate of the reaction. भाई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में जो भी चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, दैट विल बी कॉल्ड इज द रेट ऑफ रिएक्शन। इसकी यूनिट जो होती है दैट विल द मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। दो टाइप का मैंने आपको बताया, एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और सेकंड होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन दैट कैन बी शो अ पार्टिकुलर टाइम डिफरेंस, जो पार्टिकुलर टाइम डिफरेंस को शो करती है वो क्या कहलाती है? एवरेज रेट रिएक्शन डेल्टा से डिनोट करते हैं। इंस्टेंटेनियस द रेट ऑफ द रिएक्शन एट ए पार्टिकुलर मोमेंट, किसी पार्टिकुलर मोमेंट पे जो रेट ऑफ रिएक्शन शो करती है दैट विल बी कॉल्ड इज द इंस्टेंटेनियस रेट रिएक्शन। इसको डिफरेंशियल डी के टर्म्स में डिनोट करते हैं। इन ए स्मॉल टाइम्स dt, द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन dx, now the rate of the reaction will be dx upon dt। दो चीजें बताई थी। in the case of the reactant will be disappeared and the product will be appeared। रिएक्टेंट धीरे धीरे डिसअपियर्ड होता है और प्रोडक्ट क्या होते हैं? अपीयर्ड होते हैं। तो रिएक्टेंट के रेट को ऑलवेज रिप्रेजेंट द नेगेटिव साइन, और प्रोडक्ट चूंकि अपीयर होती है तो प्रोडक्ट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोडक्ट के रेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग द पॉजिटिव साइन, रिएक्टेंट बाय नेगेटिव साइन एंड प्रोडक्ट बाय यूजिंग द पॉजिटिव साइन। चलिए इसके बाद और आगे हम लोग बात करें। अगर किसी रिएक्शन में किसी ने केमिकल रिएक्शन, stoichiometric coefficient will be the use if in a chemical reaction a stoichiometric 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 coefficient will be used। अगर किसी रिएक्शन में क्या हो रहा हो, आपका stoichiometric coefficient यूज हो रहा हो। स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है? समझाया हूँ आपको। इन द बैलेंस केमिकल रिएक्शन द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट दैट विल बी कॉल्ड देयर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन विथ क्लोरीन, इट विल बी फॉर्म्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इफ यू बैलेंस द रिएक्शन, you will see that two molecules of hydrogen and two of chlorine, if you balance the reaction, that will be by using the 2. Here you see that 2, but number of mole is the 1. Chlorine molecules number of mole is the 1, but here 2 mole of HCA, that the number of the molecules of the number of the moles of HCl will be the 2. हाइड्रोजन 1 मोल है, क्लोरीन 1 मोल है, पर HCl कितने मोल हैं? 2 मोल हैं। तो यही जो नंबर ऑफ द मोल्स होते हैं इन्हें बैलेंस केमिकल रिएक्शन, इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। दैट विल बी कॉल्ड इज द स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो किसी भी रिएक्शन में अगर हम जाएंगे, किसी भी रिएक्शन में हम जाएंगे तो स्टाइकोमेट्रिक रिएक्शन में आपके ये जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो होते हैं ये सेम भी हो सकते हैं, ये डिफर भी हो सकते हैं।
स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मे बी सेम मे बी डिफर। तो जब किसी रेट ऑफ द रिएक्शन को लिखते हैं, चाहे वो रिएक्टेंट का केस हो चाहे वो प्रोडक्ट का केस हो, किसी भी रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शंस को हम लोग राइट करते हैं, आइदर इट इज द केस ऑफ द रिएक्टेंट और इट इज द केस ऑफ द प्रोडक्ट, द स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से क्या करते हैं, उस रेट को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। द स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स divided by the rate of the reaction will be divided by the stoichiometric coefficient। अगर इस रिएक्शन के लिए लिखा जाए तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, तो आप लिख सकते हैं D चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन dt। रिएक्टेंट है तो क्या लगाएंगे, नेगेटिव साइन। स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, डिवाइड करेंगे तो 1/1 हो जाएगा, बराबर इस रिएक्टेंट के लिए आएंगे -d एक्टिव मॉस Cl2 अपॉन dt। यहाँ भी एक ही मॉलिक्यूल्स है तो 1/1, बट यहाँ पे 2 मोल्स हैं, किसी एक पार्टिकुलर के लिए जाएंगे तो 1/2 d एक्टिव मॉस HCl अपॉन dt। कहने का मतलब है जब किसी रिएक्शन को डिराइव करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रेट, इन द फॉर्म ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, और इन द केस ऑफ रिएक्टेंट, और इन द केस ऑफ द प्रोडक्ट, द रेट ऑफ द रिएक्शन will be divided by their stoichiometric coefficient। इस पे आपके बेस न्यूमेरिकल आ जाते हैं, इस पे आपको बेस करके क्वेश्चन आता है एग्जाम में करने के लिए। एग्जाम में क्या करेगा, किसी एक रेट ऑफ द रिएक्शन की वैल्यू को दे देगा और दूसरा आपसे पूछता रहेगा। एक एग्जांपल और देख लीजिए, एक एग्जांपल को आप और समझिए। नाइट्रोजन treated with the 3 mole of hydrogen, it will be forms 2 moles of NH3। You will see that their stoichiometric coefficient is the 1, 3 and 2। If for this reaction you will write the rate, तो rate equal to क्या हो जाएगा, ये रिएक्टेंट है तो -d एक्टिव मॉस N2 अपॉन dt। चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एक ही मॉलिक्यूल से डिवाइड करेंगे 1/1, -3 मॉलिक्यूल है तो क्या हो जाएगा 1/3 d एक्टिव मॉस S2 अपॉन dt। ये भी रिएक्टेंट का केस है तो नेगेटिव साइन। प्रोडक्ट के लिए आएंगे तो 1/2 d एक्टिव मॉस NH3 अपॉन dt। कहना इतना है कि जब भी आप किसी भी रिएक्शन के लिए जाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन ड्रा करने के लिए, तो उस रिएक्शन के लिए आइदर फॉर द रिएक्टेंट और फॉर द प्रोडक्ट, चाहे रिएक्टेंट का केस हो चाहे प्रोडक्ट का केस हो, रेट ऑफ द रिएक्शन राइट एंड इट इज डिवाइडेड बाय देयर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्लियर? आई बात समझ में? चलिए अब आते हैं इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एग्जाम में आपको दे दिया, एग्जाम में दे दिया 2a प्लस 3b gives 4c। 2a प्लस 3b प्लस 4c। आवाज आ रही है ना अभी? 2a प्लस 3b gives 4c। for this reaction, for this rate of
disappearance of rate of disappearance of A is 1 into 10 to the power minus 3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। कह रहा है ए के लिए डिसअपियरेंस की वैल्यू दी गई है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ द बी एंड द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। आपको कैलकुलेट करना है रेट ऑफ disappearance of B, disappearance of B, और दूसरी चीज आपको कैलकुलेट करनी है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C, अपीयरेंस ऑफ C, कि भाई ये जो B हमारा डिसअपियर हो रहा है इसके लिए वैल्यू क्या होगी, और ये जो C अपीयर हो रहा है इसके लिए वैल्यू क्या होगी। चलते हैं देखते हैं। ये हमारा रिएक्शन है। फॉर रिएक्शन फॉर दिस, अगर इसके लिए हम रेट का इक्वेशन लिखें तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा। ये हमारा रिएक्टेंट है, इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स कितने हैं 2, 3 और 4। नॉर्मली रेट ऑफ द रिएक्शन लिखना होता तो माइनस डी एक्टिव मास ए अपॉन डी टी, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2 है, तो कितना हो जाएगा -1/2। बी के केस के लिए क्या हो जाएगा -1/3 डी एक्टिव मास बी अपॉन डी टी, या इक्वल टू प्रोडक्ट के केस के लिए 1/4 डी एक्टिव मास सी अपॉन डी टी। अब यहां देखिए आपको वैल्यू दी गई है डिसअपियरेंस ऑफ ए। डिसअपियरेंस घट रहा है तो माइनस साइन, कौन घट रहा है ए घट रहा है, माइनस डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू दी गई है। गिवन क्या है आपको माइनस डी एक्टिव मास ए अपॉन डी टी, इसकी वैल्यू आपको कितनी पता है, दैट विल बी गिवन 1 into 10 to the power -3। नाउ रेट की वैल्यू निकल जाएगी, रेट इक्वल टू 1/2 इंटू 1 into 10 to the power -3, 2 से डिवाइड किया आ गया 0.5, 0.5 इंटू 10 to the power -3, यह आ गई वैल्यू 5 इंटू 10 to the power -4 मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। रेट की वैल्यू मिल गई, रेट मिल गया, तो रेट की वैल्यू जब मिल जाएगी तो माइनस dB/dt निकलने जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से, 3 5 जा 15, 15 इंटू 10 to the power -4, 1.5 इंटू 10 to the power -3 आ जाएगा। रेट की वैल्यू मिल गई, रेट बराबर 1/4 dC अपॉन dt, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, dC अपॉन dt मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो आपको जब भी ऐसे कोई रिएक्शन हो या कोई एक पार्टिकुलर की वैल्यू दी गई हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले डिटरमाइन करिए कि उसका रेट क्या है, व्हाट इज द रेट। जब आपको रेट डिटरमाइन हो जाएगा तो ऑलरेडी चाहे अपीयरेंस को कहे और चाहे डिसअपीयरेंस को कहे, सारी की सारी वैल्यू आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। फिर समझिए इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा था, कह रहा एक रिएक्शन है 2A + 3B गिव्स 4C। अगर इस रिएक्शन के लिए A का डिसअपियरेंस वैल्यू 1 into 10 to the power -3 हो तो डिसअपियरेंस ऑफ B और अपीयरेंस ऑफ C की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने आपको बताया है जब भी किसी रिएक्शन को उनके रेट के टर्म्स में लिखेंगे तो द रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी डिवाइडेड बाय देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हमने सबके लिए रेट का इक्वेशन लिखा। इस रेट के इक्वेशन से आपको मालूम क्या है,
ए का डिसअपियरेंस, तो ए के डिसअपियरेंस की वैल्यू रखी तो हमको रेट ऑफ द रिएक्शन मिल गया। और जैसे ही रेट ऑफ द रिएक्शन मिलेगा, रेट ऑफ द रिएक्शन के मिलते ही आप क्या करोगे, रेट ऑफ द रेट इक्वल टू बी के लिए जाएंगे तो -1/3 dV अपॉन dt, तो -dB/dt, भाई रिएक्टेंट है तो माइनस साइन होना ही चाहिए। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे रेट में तो आ जाएगी आपकी बी की डिसअपियरेंस। सी के केस में जाएंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आ जाएगी सी की अपीयरेंस। तो इस तरह के क्वेश्चन रिएक्शन बेस आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। 2 से 3 नंबर के ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। हो सकता है कभी कभी रिएक्शन आपका गैसियस फेज में हो, इफ ए रिएक्शन इन द टर्म्स ऑफ द गैसियस फेज, तो गैसियस फेज में कॉन्सेंट्रेशन की बजाय पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में भी रख सकते हैं। आप लोग को पता है, पढ़ाया गया है आइडियल गैस इक्वेशन में कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन कैन बी आल्सो रिप्रेजेंट इन द टर्म्स ऑफ द पार्शियल प्रेशर। उसी के बेस पे आपका केपी और केसी का रिलेशन बना हुआ है। तो इसको हम लोग कभी कभी गैसियस फेज के रिएक्शन होते हैं तो इसको हम लोग पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में भी इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, किस टर्म्स में, पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में इसको हम लोग डिनोट करते हैं। अब आप अपनी बुक में देखिए, अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक हो तो एनसीईआरटी में देखिए इनटेक्स्ट क्वेश्चन 2 दिए गए हैं। अगर हम इनटेक्स्ट क्वेश्चनों की बात कर लें जो आपके बुक्स में दिए गए हैं, उनमें अगर देखा जाए तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटेक्स्ट का अगर हम लोग 4.1 देखते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन विल बी से दैट फॉर अ रिएक्शन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज फ्रॉम 0.03 m टू 0.02 m। अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, कॉन्सेंट्रेशन 0.03 m से चेंज होकर 0.02 यम हो रहा है, मतलब 0.03 मोल पर लीटर से ये कॉन्सेंट्रेशन चेंज होकर 0.02 मोल पर लीटर ये कॉन्सेंट्रेशन आपका हो रहा है। चलिए, तो कह रहा है कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यूजिंग यूनिट मिनट इन बोथ मिनट एंड सेकेंड। तो कह रहा है इसमें एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा यूजिंग यूनिट ऑफ टाइम, सॉरी ये टाइम दिया है 25 मिनट। ये जो चेंजिंग हो रही है इसको होने में समय कितना लग रहा है, 25 मिनट्स। तो कह रहा है एक बार मिनट के टर्म्स में, एक बार सेकंड्स के टर्म्स में रेट बताइए। तो रेट बराबर हमने भी आपको बताया है चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। अब क्योंकि रिएक्टेंट का केस है, अब भाई रिएक्टेंट क्या था, रिएक्टेंट 0.03 मोल पर लीटर से 0.02 मोल पर लीटर हो रहा है। तो रिएक्टेंट के लिए साइन क्या लगाते हैं, माइनस। इनिशियल में ये था, फाइनल में कितना था 0.02, तो -0.02 माइनस -0.03। भाई इनिशियल में -0.02 माइनस कर दिए। अब क्या होगा, आ जाएगा 0.25, तो 0.01 मोल पर लीटर अपॉन 25 डिवाइड कर लीजिएगा, जो आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड केस क्या कहता है, सेकंड में तो 25 मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, आपका 1500 सेकंड आ जाएगा। 1500 से डिवाइड करके भी आप वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। ये तो हमारा है क्वेश्चन। ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 4.2 को भी कर सकते हैं। क्लियर। तो सबसे पहला इस जो चैप्टर में हमारा जो स्टार्टिंग था केमिकल काइनेटिक्स में, वो थी हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन में हमने आपको बताया कि व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, भाई रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कैसे इसको आप कैलकुलेट करते हो। ठीक, अब हम बात करेंगे फैक्टर्स की। कौन कौन से फैक्टर्स हैं।
factors affects the rate of reaction। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी रेट ऑफ रिएक्शंस को अफेक्ट करते हैं। तो चलिए बात करें फैक्टर्स की। तो सबसे पहला फैक्टर जो आएगा वो आएगा रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। पहला आएगा फैक्टर रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो कह रहा है कॉन्सेंट्रेशन कैसे इफेक्ट करेगी। तो आप जान रहे हो कि कॉन्सेंट्रेशन, जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उनको जो है उनके नंबर ऑफ मोल्स उतने ज़्यादा होंगे, उनके बीच में कोलिजन उतना ज़्यादा होगा। और जब कोलिजन ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या करेगी, आप इंक्रीज करेगी। तो रेट ऑफ द रिएक्शन जो होता है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है तो रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ता है। रेट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए रेट लॉ का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, रेट लॉ का भी यूज कर सकते हैं। इसे हम लोग रेट इक्वेशन भी कहते हैं। रेट इक्वेशन या रेट लॉ इक्वेशन इन द एक्सप्रेशन भी बोला जाता है। ठीक, क्या कह सकते हैं, रेट लॉ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ रेट लॉ, और इसको हम लोग बोलते हैं रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन के फॉर्म में इसको हम लोग डिनोट करते हैं। आइए अब बात करते हैं कि ये रेट लॉ होता क्या है। अगर हम लोग रेट लॉ की बात करें तो ध्यान से समझिएगा, जरा इसको बोर्ड को साफ करें। कंसीडर, मान लिया कोई रिएक्शन है, कंसीडर a reaction, consider a reaction A amount of A treated with the B amount of B, it will be forms C amount of C या लिख देंगे, it will be form the product। A amount of A है, B amount of B से रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रही है। एक साइंटिस्ट थे, लास्ट ईयर आप लोगों ने पढ़ा था, क्या नाम है, इक्विलिब्रियम में, जिनका नाम था गुल्डबर्ग और बागे। उन्होंने लॉ ऑफ मास एक्शन दिया था। तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि रेट इक्वल टू या रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, product of the molar concentration of the reactant and the stoichiometric coefficient will be raised as a power over it। normally that is the rate law equation। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। नॉर्मली ये आपने पढ़ा है लॉ ऑफ मास एक्शन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन गिवन बाय गुल्डबर्ग एंड बागे। गुल्डबर्ग एंड बागे इन्होंने क्या कहा था कि फॉर द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट विल बी रेज एज ए पावर ओवर इट। प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो रेट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के एक्टिव मॉस ए टू द पावर ए, एक्टिव मॉस बी टू द पावर बी। क्लियर। के क्या था, के हमारा आपको याद होगा के इज द रेट कांस्टेंट। के हमारा क्या था, रेट कांस्टेंट। फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया गया है दो तरह के रिएक्शन थे। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन था तो फॉरवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट, अगर बैकवर्ड रिएक्शन होता तो हमारा क्या कहलाता, बैकवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट। अब इस रेट को अगर हम रेट लॉ के फॉर्म्स में लिखें, अभी रेट ऑफ द रिएक्शन के फॉर्म्स में लिखे, मान लिया रिएक्टेंट के लिए R, तो लिख सकते हैं माइनस डी एक्टिव मास R अपॉन dt इक्वल टू के
एक्टिव मॉस ए इंटू एक्टिव मॉस बी टू दी पावर बी। इस रेट को हमने क्या किया, किस फॉर्म में लिखा, डी आर अपॉन डी टी के फॉर्म में लिखा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, अगर इसको रेट ऑफ द रिएक्शन, ये हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे चला, लेकिन हम लैब में गए विद द प्रैक्टिकल, अगर हम लोग प्रैक्टिकल करने गए तो पता चला ये जो रेट ऑफ द रिएक्शन है ये कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड भी हो सकता है और कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं भी हो सकता है। भाई कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई या कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हुआ तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो रहा है, दैट कैन बी फ्लक्चुएटेड। तो अगर रेट ऑफ द फ्लक्चुएट कर रहा है तो इसका मतलब स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट भी फ्लक्चुएट करेगा। तो मान लिया स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट फ्लक्चुएशन के बाद x और y होगी। ध्यान समझिए, यहाँ पे जनरली लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई किए तो ये होना था, लेकिन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में तो ये होना था, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली गए देखने के लिए, रेट ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट किया, कॉन्सेंट्रेशन को चेंज किया, तो रेट ऑफ रिएक्शन देखने पे इट मे बी इक्वल और मे नॉट बी इक्वल, द स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट मे बी इक्वल और मे नॉट बी इक्वल। क्लियर? तो ऐसी कंडीशन में, ठीक, जब हम किसी भी रिएक्शन के रेट को, when a rate of the reaction can be experimentally determined, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन, किसी भी रिएक्शन रेट को एक्सपेरिमेंटली क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करने के बाद वहां पे जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कैन बी रेज एज ए पावर, molar concentration of the reactant raised as a power, the stoichiometric coefficient of the reactant may be equal to the balanced chemical reaction or may not be equal to the balanced chemical reaction। ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन के इक्वल भी हो सकते हैं और ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन के इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। तो कहता है जब हम किसी भी रिएक्शंस के रेट को डिटरमाइन करते हैं एक्सपेरिमेंटली, व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन experimentally determine then the rate of the reaction will be equal to the power of the molar concentration of the reactant, power of the molar concentration of the reactant। This is the called is the rate equation। ध्यान रखना दो चीजें हैं, एक थ्योरेटिकली और एक एक्सपेरिमेंटली। तो इन द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट ऑफ द रिएक्शन, the power raised as the stoichiometric coefficient that can be raised as the power of concentration that can be determined the order of reaction। वो क्या बताते हैं, वो क्या डिटरमाइन करते हैं, that can be determine the order of reaction। ठीक है, तो यहाँ एक नई टॉपिक आगे आएगी, नया टर्म्स आपका इंट्रोड्यूस होगा, दैट विल बी कॉल्ड इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ध्यान से समझिए, यहाँ रेट कांस्टेंट आपको मिला और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिला। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या कहता है, इन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन रेट ऑफ द रिएक्शन, द सम ऑफ द स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट raised over the power of the molar concentration are called order of reaction। ठीक है, एक बार फिर समझिए जो बताया मैंने आपको। सबसे पहला मैंने बताया कि डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो उसमें मैंने बताया कि रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करती है रेट कॉन्सेंट्रेशन पे। रेट कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए क्या यूज करते हैं, रेट इक्वेशन।
ये रेट इक्वेशन क्या बताता है? व्हेन for the reaction, the rate of the reaction will be the experimentally determined. किसी भी रिएक्शन के लिए जब रेट ऑफ द रिएक्शन को हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं तो इन्हें एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन केमिकल रिएक्शन या एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन रेट ऑफ द रिएक्शन, द सम ऑफ द पावर ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, that will be called its order of reaction. क्या कहलाता है बच्चों? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आएगी और एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट आएगी। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट शो कराती है मॉलिक्यूलरिटी को, जबकि एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट बताती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। ठीक, तो अगला टॉपिक हमारा आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ध्यान से समझिए, अगला टॉपिक हमारा आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को नेक्स्ट टर्म में बताया जाएगा।